बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट्स देखिए, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस रेस्पॉन्सिबल हैं उनके एक्शंस के लिए इन द डिजिटल एनवायरनमेंट। मतलब आप जो कर रहे हैं आप ही इसके जिम्मेदार हैं, आप ही का जिम्मेदारी है कि आप ठीक से इसको मतलब मिसयूज ना करें किसी चीज का। जैसे हैक होता है ना, किसी बैंक का वेबसाइट हैक हो गया, किसी सरकार का वेबसाइट हैक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन उसका हो गया, तो क्या हैक करना लीगल है? नहीं ना। तो अगर कोई करते हैं तो वो तो जान के ना फंस रहे हैं या अपने आप को फंसा रहे हैं क्योंकि ये तो इलीगल काम है। तो वही इसमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार है डिजिटल एनवायरनमेंट। अब हैक कर लेंगे और बोलेंगे हमको पता नहीं था हैक करना, नहीं ठीक है, तो आप तो जान ही रहे हैं ना कि गड़बड़ काम एक तरह से क्या है, आप चोरी छुप के किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं ऐसा करके, है ना, तो वो नहीं करना है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स होना चाहिए, मतलब सिस्टम्स होना चाहिए टू होल्ड पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। कैसे आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, बोलिए? जिम्मेदारी कि मतलब या वो अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, कैसे ठहरा सकते हैं? पहले से अगर कानून बना हुआ है, अच्छा सिंपल में आपको समझाते हैं, कानून बना हुआ है तो वैसा उल्लंघन करेंगे तब तो आप फिर फंसेंगे, क्लियर है? एक सिंपल में थोड़ा मजाकिया तौर पे, गेट के बाहर ही लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, फिर भी आप गेट फांद के गए और कुत्ता काटा तो कौन जिम्मेदार है फिर, है ना? तो बिवेयर ऑफ डॉग्स इसलिए तो लिख देते हैं कि चोर छुप के मत घुसिएगा, है ना, दिक्कत होगी आपको, ठीक है? या इसी तरह आप मिलिट्री कैंप्स या कैंप देखे हो, मिलिट्री कैंप, उसमें लिखा रहता है बाहर में, हाँ, अनऑथराइज्ड अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको क्या होगा, जांच होगा, ठीक है? तो जांच होगा। तो आप कोई भी ऐसा सिक्योर एरिया में या मिलिट्री एरिया में अगर वहां पहले से ये चीज सूचित किया गया है तो आप ऐसे नहीं जा सकते। वहां का छोड़िए ना, बगल में ही यहाँ ऑफिस में ही देख लीजिए, जो मेन ऑफिस में आप लोग फीस जमा करना जाते हैं, गेट में लिखा हुआ है ना, ठीक है, नो एंट्री विदाउट परमिशन, फिर भी आप घुस गए तो अब क्या होगा? डांट सुन सकते हैं ना जो देखेंगे, बोले क्यों घुस गए अंदर जैसे। बैंक और बैंक में जाते हैं तो क्या लॉकर के पास चल जाते हैं जहाँ पे पैसा वाला डायरेक्ट है? नहीं ना, वहाँ मना है जाना, जिसको एंट्री ऑथराइज नहीं है वो नहीं जा सकता। किसी के घर में तिजोरी है वहाँ तो नहीं पहुँच जाते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कहलाएगा, है ना, ठीक है? ठीक है, तो सिस्टम होना चाहिए जिससे पता चले, ठीक है, मैकेनिज्म्स होना चाहिए जिससे वो लोग होता है, मतलब पहले से इंफॉर्मेशन। और ये लाइबिलिटी डिटरमाइंस हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म कॉज्ड। तो क्या जिम्मेदारी है आपका या दायित्व क्या बन रहा है? देखिए दायित्व जो, ताकि दायित्व क्लियर रहे कि कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है कानून के रूप से, कौन किसको आप जिम्मेदारी या ये काम किए हैं वो ठहरा सकते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि आप ये गलत किए हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एथिकल कॉन्सेप्ट में आ गया कि पता रहे कि ये काम करेंगे हम तो हम फंस सकते हैं इसमें। ड्यू प्रोसेस मतलब जो प्रावधान बना हुआ है, एंश्योर्स दैट लॉज आर अप्लाइड फेयरली एंड दैट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू लीगल प्रोटेक्शन, कि लॉ सही ढंग से अप्लाई किया गया है और इंडिविजुअल्स का अधिकार बनता है लीगल प्रोटेक्शन पर, ठीक है? तो जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ये सब में देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो वाला सुनते हैं ना, कि आपके साथ अगर ऐसा बेईमानी हुआ है तो इसका एक प्रोसेस है ना, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए, फिर क्या है स्टेट, है ना, फिर नेशनल वाला है। तो आपका बताया हुआ है कि आपके साथ अगर कोई दुकानदार चीटिंग किए हैं या गलत प्रोडक्ट आपको दिए हैं या कोई ब्रांड आपको धोखा दिए है किसी तरह भी, तो आपका एक प्रोसेस बता दिया गया है कि इस तरीके से आप कंपनसेशन के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। सुने कि नहीं आप लोग, जागो ग्राहक जागो, सुने नहीं ये वाला? तो उसमें भी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो है, सीपीए बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कैसे आपको बढ़ना है वो दिया हुआ है, ठीक है? कॉलेज में ही तो देखिए ना प्रोसेस है ना, जैसे अभी जो लोग इलेक्शन में खड़े होंगे प्रोसेस बता दिया गया ना, फर्स्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट से क्लियर करिए, सेकेंड प्रोसेस यहाँ जो कमिटी बना हुआ है ना, तो अलग अलग प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस भी आ गया, ड्यू प्रोसेस। तो दीज कॉन्सेप्ट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन ई कॉमर्स, ठीक है? तो कैसे फाउंडेशन बेस बनाता है, किस तरह से हम लोग को एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग, ठीक है, निर्णय कर सकते हैं ई कॉमर्स में। फिर देखिए एनालाइजिंग एथिकल डिलेमास,
एथिकल डिलेमास क्या हो गया कि नैतिक रूप से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब ये वाला उलझन होता है, बोलते हैं ना हम उलझन में क्या करें क्या नहीं करें अभी, है ना। बीकॉम जिनका हो गया वो सोचते हैं अब हम क्या करें, एमकॉम करें या नौकरी के लिए जाएं या कंपटीशन के लिए तैयारी करें, क्या करें। तो ये क्या है, डिलेमास। ठीक है, तो एथिकल डिलेमा यहाँ पे क्या मतलब है, जब एक सिचुएशन अराइज होता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग चूज करने में। स्टेप्स टू एनालाइज एथिकल डिलेमास, पहला क्या है देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम क्या है उसको देखिए, मतलब अंडरस्टैंड द इशू क्लियरली, इशू क्या है, हम परेशान किस बात के लिए है, पहले तो वो ही हम समझ ले, है ना। तो इसीलिए कभी कभी रुक के सोचना चाहिए कि क्या हुआ, हम क्यों इतना सोच रहे हैं या क्या बात है ना, ऐसे ही बेवजह का परेशान क्यों हो रहे हैं हम, है ना। तो क्या है वजह, उसको लिख के या सोच के ही कि क्यों ऐसे खराब क्यों लग रहा है हमको, वो ऐसे। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से पार्टीज हैं जो इससे इफेक्ट होंगे, ठीक है, कस्टमर्स हैं, बिजनेसेस है, सोसाइटी है, कौन से इससे इफेक्ट होंगे। इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या मेरे पास विकल्प हैं जो हम अपना सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल एक्शंस क्या हम ले सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल ही दिए कि हम क्या करें, अभी नौकरी करें, पढ़ाई करें या कंपटीशन एग्जाम के लिए करें। तो किसी को अगर टीचर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो बीकॉम के बाद कॉलेज नहीं होता है, एमकॉम करना पड़ेगा या एमए करना पड़ेगा आपको, तब ना आप नेट एग्जाम देंगे, नेट एग्जाम होता है, तो फिर उसके लिए प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई होते हैं। लेकिन अब कोई बोले कि नहीं हमको क्या करना है, प्राइमरी ही बड़ा में पढ़ाना है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन काफ़ी है, तो वो क्या कर सकते हैं कि नहीं अब हम प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी करके वो कर सकते हैं। लेकिन पीजीटी लेवल वाला भी नौकरी होता है जिसमें 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, है ना, 11-12 भी मेनली शायद। तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको फिर पढ़ना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एमए एमकॉम ये सब करना पड़ेगा। तो हमको अपना ऑल्टरनेटिव्स, मेरा क्या क्या विकल्प है उसको भी, फिर एसेस कंसिक्वेंसेस कि ये जो हम चूज करेंगे ये वाला एक्शन, तो उसका मेरा प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, आगे का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोस्ट एथिकल, अच्छा, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, हर ऑल्टरनेटिव जो चूज करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे पढ़ लिए अब ग्रेजुएशन, अब शादी ठीक है, तो अब उनका क्या इम्पैक्ट पड़े, वो देखेंगे ना कि इसके बाद क्या फिर मेरा असर पड़ेगा, है ना। और अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ आगे और करना चाहते हैं, तो वो शादी को डिले करेंगे, है ना, कि नहीं शादी बाद में देखेंगे, पहले हमको ये कोर्स करना है या ये बनना है, हम इसको सोचे हुए हैं। फिर क्या करेंगे, मेक अ डिसीजन, फिर जो भी ऑप्शन हमको सबसे मोस्ट एथिकल और रिस्पॉन्सिबल लगे वो हम चूज कर लेंगे। तो ये अप्रोच हेल्प करता है हमको फेयर और जस्टिफाइड डिसीजन में। तो इसी को अब ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। ई कॉमर्स वाले क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को देखेंगे, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ना, दिक्कत कहाँ हो रहा है, जहाँ जिसमें हम लोग अटके हुए उलझन है, इसमें कौन कौन लोग इफेक्ट होंगे, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तीसरा, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। चौथा, कंसिक्वेंसेस क्या होगा हर ऑप्शन का। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे। तो इससे हम लोग फेयर और जस्टिफाइड डिसीजंस में पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर है।